दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 766 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की मदद से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अनापेक्षित नई दिल्ली यात्रा के समय भारत उन्हें खरी खरी सुनाने में संकोच नहीं करता। यह अच्छा हुआ कि ऐसा ही हुआ और विदेश मंत्री जयशंकर ने उनसे दो टूक कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक वह सीमा पर अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग नहीं करता। भले ही चीनी विदेश मंत्री ने यह आश्वासन दिया हो कि वह इस बारे में अपने अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन जब तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ जाते तब तक भारत को अपने रुख पर न केवल अडिग रहना चाहिए बल्कि उसे बार बार रेखांकित भी करना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि चीन सीमा संबंधी विवादों को लंबा खींचने और फिर कुछ ले देकर समझौता करने की अपनी कुटिल नीति के लिए जाना जाता है। वास्तव में इसी कारण दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 15 दौर की बातचीत के बाद भी मामूली प्रगति हुई है। भारत को यह लगातार स्पष्ट करते रहना होगा कि वह बेहद धीमी गति वाली इस प्रगति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं और चीन को उन समझौतों का पालन करना ही होगा जो सीमा विवाद के संदर्भ में हुए हैं और जिनका उसने उल्लंघन किया। चूंकि चीन के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भी समय की मांग है कि भारत उसकी हरकतों पर नजर रखे। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीनी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली आने से पहले पाकिस्तान में कश्मीर का मसला उठाया। यह ठीक है कि उन्हें यह विस्तार से बता दिया गया कि कश्मीर पर उनका बयान भारत को क्यों आपत्तिजनक लगा, लेकिन यह पहली बार नहीं जब चीन ने कश्मीर मसले पर बेजा टिप्पणी की हो। वह यह काम पहले भी कर चुका है। इसी तरह वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अनावश्यक और भारत को उकसाने वाली टिप्पणियां करता रहता है।
इसका सटीक जवाब यही हो सकता है कि भारत एक चीन नीति पर अपनी प्रतिबद्धता जताने पर नए सिरे से विचार करे। यदि चीन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर संवेदनशील नहीं तो फिर भारतीय नेतृत्व को भी यह संकेत देने में और देर क्यों करनी चाहिए कि वह ताइवान और तिब्बत जैसे मसलों पर चुप नहीं रह सकता। वास्तव में चीन पर दबाव बनाने और उसे बढ़ाने की जरूरत है। इस क्रम में यह भी अवश्य देखा जाना चाहिए कि चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए जो कदम उठाए गए थे उनके वांछित परिणाम क्यों नहीं मिले। यह ठीक नहीं कि तमाम प्रयासों के बाद भी व्यापार के मामले में पलड़ा चीन के पक्ष में ही झुका हुआ है। चेंज कृषि सुधार कानूनों के विरोध में लगभग वर्ष भर चले आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक योगेंद्र यादव स्वीकार कर रहे हैं कि आंदोलन के माध्यम से भाजपा को चुनावों में हराने के लिए पिच तैयार की गई थी, पर विपक्षी गेंदबाजी धारहीन रही। स्पष्ट है कि जिस आंदोलन को उसके नेता अराजनैतिक बता रहे थे उसका मूल उद्देश्य ही राजनीतिक था। ऐसा नहीं कि यादव ने कोई रहस्य उद्घाटित किया है। आंदोलन राजनीतिक था, यह तो उसके आरंभ से ही सब जानते थे। आंदोलन चुनावों में भाजपा की पराजय सुनिश्चित करने के लिए था और आंदोलन के नेता इसके लिए संकल्पबद्ध थे, तो इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है। लेकिन यह बात आंदोलन के आरंभ में ही उद्घोषित की जानी चाहिए थी। आंदोलन को अराजनैतिक घोषित करके राजनैतिक लक्ष्य साधना अनैतिक था और है। रही बात आंदोलन को किसानों का कितना समर्थन प्राप्त था, वह इसी से स्पष्ट हो गया कि पंजाब में चुनाव लड़े किसान नेता सम्मानजनक मत भी प्राप्त करने में असफल रहे। उन्हें मतदाताओं ने गंभीरता से लिया ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा को हराने पर सर्वाधिक जोर था, वहां फिर सत्ता में लौटी। रही बात हरियाणा की, तो यहां चुनाव नहीं थे, लेकिन ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में जहां इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे थे, वहां भाजपा प्रत्याशी ने उन्हें तगड़ी टक्कर दी और अभय की जीत का अंतर पिछले चुनाव से काफी कम रहा। अभय ने आंदोलन के समर्थन में ही विधानसभा से त्यागपत्र दिया था। ऐलनाबाद उनकी परंपरागत सीट है, उनका अपना जनाधार है। किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत उनके प्रचार में गए थे। फिर भी अभय की जीत का अंतर घट जाना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ के किसानों पर भी आंदोलन कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सका। यह बात अलग है कि
आंदोलन के दोनों प्रमुख स्थल हरियाणा में थे, इसीलिए इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव हरियाणा पर पड़ा। यह भी निर्विवाद है कि हरियाणा की इस क्षति के लिए दोषी आंदोलन के नेता हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।